ये जिंदगी है हंसी इसे प्यार करो, ये जिंदगी है हंसी इसे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रख भरोसा वक्त का इंतजार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपके लिए दोहरी खुशी आ चुकी है। आपको पता है राजस्थान का नया बजट भी आने वाला, उससे पहले ही आपको राजस्थान पुलिस की एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपने देखा, उसकी सूचना आपने देख ली होगी और आपने देखा कि जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका कौन सा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपने वो चीजें देख ली है कि 6,500 की क्या आ चुकी है दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है। और इसीलिए मैंने वो आपके लिए मोटिवेशन के लिए कहा है, सही वक्त का इंतजार करो तो निश्चित तौर से आपके सभी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होगी। और अब जुड़ चुके हैं आप उड़ान क्लासेज के साथ, तो निश्चित तौर से वहां तक नहीं रुकने वाले जहां तक आपकी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाए। तो दोस्तों, आपसे चाहे आप कोई से भी बेच के हों, इस समय जो राजस्थान की वैकेंसियां आ रखी है वो सभी लगभग एक जैसी कोर्सेज पर आधारित है। यानी कि आप कारागार की बात कर लीजिएगा या राजस्थान पुलिस की बात कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी रीजनिंग पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा राजस्थान पुलिस में भी वही 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं और वो क्वेश्चन कारागार में भी आने वाले हैं। तो आप उस पर भी ध्यान रखिएगा। और राजस्थान जीके तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही। दोस्तों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। करते हैं शुरुआत अपनी उसी मजेदार क्लास की जिसका हम चल रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में। और राजस्थान की ज्योग्राफी में आपने देख लिया था उनकी जो स्थितियां हैं विश्व ग्लोब पर देख ली थी, आपने देखा था भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख लिया था, और आपने देखा एशिया के परिवेश में। और एशिया के परिप्रेक्ष्य में तो आपने भूचाल देखा होगा, जहां पर आपने देखा उससे पहले अधिकांश या यूं कह लीजिएगा साहब सभी ने एशिया में ऐसा रायता फैलाया था कि आपने देखा दक्षिण पश्चिम। लेकिन आपने देखा अपनी क्लास में हमने पहली बार ये कहा कि क्या है राजस्थान भी क्या है, दक्षिण एशिया में है। और आशा है आप उसे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो पिछली वाली क्लास जरूर देखिएगा, आप वो तूफान को महसूस कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की हम आगे शुरुआत करें तो देखो भाई, बात करेंगे दोस्तों आज राजस्थान से कर्क रेखा कहां से गुजरती है उनसे संबंधित बात करेंगे। तो करते हैं भाई शुरुआत, आपका समय इंपॉर्टेंट है, बिना कोई फालतू की बकवास के इस समय का सदुपयोग करते हैं भाई साहब। दोस्तों, पहला सवाल तो यही है अपना कि भाई राजस्थान से ये कर्क रेखा गुजरती भी है या नहीं गुजरती है। तो आपको पता हो भाई, ये जो ग्लोब है ना बेटा, इस ग्लोब पर आपने ऐसी कोई आड़ी वाड़ी रेखा देखी होगी, और एक तो इधर उत्तर में और एक दक्षिण में। आपने उत्तर वाली रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है उसे क्या कहा था, कर्क रेखा कहा था। क्या कहा था, कर्क रेखा कहा था। और इधर वाली जो दक्षिणी गोलार्ध में है इसे क्या कहा था बेटा, मकर रेखा कहा था। क्या कहा था रे, मकर रेखा कहा था। और कर्क है, मकर है। आपने कल ये देख लिया था कि राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये मकर रेखा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि राजस्थान तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो रेखा जाहिर सी बात है कौन सी हो सकती है बेटा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा आपको बेर हुई है भाई कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री रहा, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा राजस्थान के किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं बेटा, तो देखो ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी बात कर ले हम तो ये लो भाई, ये लो आपकी ये कौन सी रेखा है बेटा, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है भाई, कर्क रेखा है, कर्क रेखा। देखो भाई
ये कर्क रेखा राजस्थान से क्वेश्चन ही यह पूछा जा सकता है कि कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना होगा भाई, ये एक तो आपको पता है बांसवाड़ा और वही डूंगरपुर। अब इसे मैं थोड़ा अच्छी प्रकार से लिखना चाहूं तो आपको पता है, अगर यहां पर बांसवाड़ा के कौन सी तहसील से, वही कुशलगढ़ तहसील से। कौन सी तहसील से? कुशलगढ़ तहसील से। जबकि डूंगरपुर को ये क्या करती जाती है बेटा? छू कर जाती है। क्या करती जाती है? छू कर जाती है। चलो, छू लिया है तेरे मन को तेरे तन को, ये किसने कहा? कर्क रेखा ने कहा। किससे? डूंगरपुर से कहा। तो देखिएगा, और इधर किसको भी खुश कर गई? कुशलगढ़ को भी खुश कर गई। तो याद रखना है बेटा, कर्क रेखा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो कि राजस्थान के कौन से दक्षिण में स्थित जिले हैं। और बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। जबकि डूंगरपुर की हल्की सी सीमा को क्या करके जाती है? छू कर जाती है। इसी को अगर हम देखना भाई, थोड़ा सा गहराई से अगर आप देखोगे तो दूसरे प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? सुनना मेरी बात। यहां पर आपके ये मुख्य सीमा है। ये क्या है बेटा जी? मुख्य सीमा है जो राजस्थान की। कौन से अक्षांश बनाते थे? ये आपने देखा था 23 डिग्री 3 मिनट। कौन से भाई? 23 डिग्री 3 मिनट बनाते थे। और कर्क रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री वाली। या 23.5 डिग्री वाली। अब इनके देखिएगा रचनात्मक, आज कल आपने देखा होगा जो आरएस का एग्जाम हुआ है वो सभी को सोचने पर मजबूर किया है कि बेटा रटने से काम नहीं होगा, रचनात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ज्ञान का वर्धन करना होगा। और ज्ञान भी ऐसा कि वो पहले रटे रटाए के क्वेश्चनों के आधार पर नहीं चलने वाला। चाहे हम कोचिंग वाले हों, चाहे कोई भी बंदा हो, उनको भी थोड़ा संभल कर चीजें बतानी होगी ताकि बच्चे का भविष्य क्या ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो सभी मेरे भाई बहनों, आप तैयारी कीजिएगा तो रचनात्मक क्वेश्चनों का ध्यान में रखिएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन है आपको अलग टाइप से पूछा जा सकता है कि इनकी जो बीच की दूरी है कितने अक्षांश है। इनके जो बीच की दूरी देखिए, मुख्य सीमा की दूरी और कर्क रेखा की सीमा की, इनके बीच में कितने अक्षांश है। तो याद रखना मित्रों, इनके बीच में 0 डिग्री 27 मिनट। कितने हैं भाई? 0 डिग्री 27 मिनट का अंतर है किनमें? मुख्य सीमा में और कर्क रेखा में। इतो सब बेरोथान हो गयो। अब दूसरी प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्क रेखा से। वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कितने किलोमीटर होकर गुजरती है। तो याद रखना दोस्तों, 26 किलोमीटर। कितने भाई? 26 किलोमीटर। चलो, ये 26 किलोमीटर हो गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा है वो राजस्थान से कितने किलोमीटर होकर गुजरती है, तो 26 किलोमीटर होकर गुजरती है। जबकि मुख्य सीमा से कर्क रेखा के बीच के अक्षांशों की दूरी की, यानी बीच के अक्षांश कितने हैं? तो 0 डिग्री 27 मिनट, यही अक्षांश है। चलो, ये बात हो गई। आपको मैं इतना और बता दूं, हालांकि आपको पता है, आपके सामने जो राजस्थान की ये जो कर्क रेखा 26 किलोमीटर, मैंने कहा ना, एक कोई खींची हुई रेखा नहीं है। आपको पता है ये काल्पनिक रेखा है जो मस्तिष्क में बनी होती है, इतना आपको पता है। तो देखिएगा, ये तो हो गई कर्क रेखा के संबंधित बात। अब इसकी थोड़ा सा हम दूसरी बात करना चाहें, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा आगे इसके बारे में और चर्चा करना चाहूंगा भाई। अब देखो, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये वापस ग्लोब को लेकर आते हैं अपन, और ये ग्लोब लेकर आए तो यहां पर एक भूमध्य रेखा है और ये जो कर्क रेखा है और ये क्या है? मकर रेखा है। आपने
देखा होगा, पीछे पड़ी होगी आपने ये चीजें कि इनके बीच में जो स्थित है वो जलवायु कौन सी है? उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु। और हमने ये भी देख लिया था पिछली क्लासों में कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या बताती है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करती है। कौन? अक्षांश। तो यहां पर जो जलवायु है वो कौन सी होगी? उष्ण होगी। अब बेटा जी इतना तो तुम समझ गए होंगे कि अगर मैं यहां पर ये लाइन रेखा वापिस खींचूं कर्क रेखा वाली, तो भाई नीचे है वो नीचे आपका कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आपसे बेटा ये पूछ ले कि राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंध जलवायु वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो याद रखना है बेटा कौन सा है भाई? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र यानी सीमांकन है और बांसवाड़ा का आधा क्षेत्र। इतना आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, तो आपका काम हो जाएगा बेटा। तो ये यहां से हमने क्वेश्चन देख लिया है कि कर्क रेखा के जो नीचे कौन से दो जिले हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब चलो ये देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों। सूर्य की किरणें का सीधापन कौन सा रहा भाई? देखो भाई सूर्य की किरणों का सीधापन। अब सीधेपन की बात करें तो आपको देखो बार बार अगर ज्योग्राफी पढ़नी है आप ट्रिकी वगैरह पर ध्यान मत दीजिएगा, मानचित्र का ध्यान रखिएगा। आपकी अगर वास्तव में नौकरी लगनी है ना बेटा तो ये ट्रिक वगैरह काम नहीं करती। आप इसे मानचित्र को देखिएगा। सूर्य की किरणों के बाद यहां पर मैं वापिस आपको ग्लोब पर लेकर चलूंगा। ग्लोब पर जाना ही होगा आपको। ये ग्लोब की दुनिया ना बड़ी प्यारी है आपकी। देखो भाई ये आपका ग्लोब है और ये जो आपकी भूमध्य रेखा है। इतना तो आपने पीछे देख लिया होगा कि भूमध्य जो रेखा है यानी कि भू रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अब ये रेखा है ना उस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है भाई? सीधी पड़ती है। अरे रेखा का तात्पर्य विषुवत रेखा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विषुवत रेखा, तो रेखा पर क्या पड़ती है भाई? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और अगर जैसे जैसे मान लीजिएगा ये सूर्य है आपका, अब इसकी सीधी किरणें यहां पर पड़ेगी भाई और तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी बेटा? यहां पर पड़ेगी। तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी? यहां पर पड़ेगी। इसीलिए सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती है। और सीधी कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अब आपको यहां पर पता है दोस्तों कि जो सूर्य की किरणें हैं अगर मैं इसे यहां पर ही बिठा लूं वापिस, थोड़ा समझिएगा, तो ये लो भाई अपन तो कहां पर भी बिठा सकते हैं ज्योग्राफी वाले राजस्थान को। तो ले बेटा ये बैठ गया। अब यहां पर पता है आपको सीधी पड़ती है, तो यहां से सीधी पड़ेगी तो ले भाई यहां पर सीधी और यहां पर क्या होगी बेटा? तिरछी। यहां पर क्या होगी? तिरछी। तो सीधी तो पड़ रही है बेटा यहां पर। अब सीधी यहां पर पड़ रही है तो यहां पर मैं एक वापिस इधर से देखिएगा भाई, इधर से अगर सूर्य है तो आप कहां पर गिराओगे? यहां पर। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी? बांसवाड़ा पर है। कहां पर है? बांसवाड़ा पर। ये लो साहब बांसवाड़ा पर सीधी किरणें। और इससे देखो मानचित्र पर देखिएगा भाई यहां पर क्या हो रहा है बेटा? तिरछापन हो रहा है। तो सर्वाधिक तिरछापन कहां पर होगा? सर्वाधिक तिरछापन होगा गंगानगर में, श्री गंगा नगर में। इतना सिंपल तो आपको पता है। चलो बेटा जी ये सिंपल वाला तो पता है, लेकिन आपको दूसरी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप रटने वाली नहीं चलेगी भाई।
आपको पता है जहां जहां पर इधर आपको बढ़ते रहोगे, ये गंगानगर बांसवाड़ा ये तो पुराना ज्ञान हो गया। अब आपको बढ़ना है एक अलग प्रकार के ज्ञान की तरफ। आप मानचित्र लीजिएगा क्लास खत्म हो जाने के बाद और प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये जो मानचित्र है उसके जिलों को आप स्केल के माध्यम से अलग करके, जहां जहां पर आपको पता है कहीं से भी कोई जिला पूछ सकता है और वो ये कह सकता है कि निम्नलिखित जिलों में से सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पर होगी, आप वो गंगानगर रटकर चले जाते हो। गंगानगर वाली बात ही नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपसे, यहां पर समझने की कोशिश करना बेटा जी। क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें ना होकर तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, उदयपुर, बी ऑप्शन है बेटा राजसमंद, और सी ऑप्शन है बेटा नागौर, और डी ऑप्शन है बेटा 12। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर यह बताना होगा कि इनमें सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं वो कौन से जिलों में पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा, एक बता सकते हैं, दो बता सकते हैं, और भी बता सकते हैं, लेकिन आप समझिएगा एग्जामर अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है तो आप उसके लिए क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत यही है कि आप बैठ कर क्या कर सकते हो, इन जिलों को ऐसे बनाकर देख सकते हो। अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो चलिए ये आंसर आप दोगे बेटा। ये तो बात हो गई। तो सर्वाधिक सीधी किरणें तो कहां पर, बांसवाड़ा। सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर है, गंगानगर पर। ये इससे संबंधित बात हो गई है। चाहो तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब बात करते हैं भाई जो आपका सूर्य है। भाई तू क्या हाल है भाई, यार गड़बड़ हो रही है भाई। तो देखो सबसे पहले जो सूर्य उदय है, वो जो सूर्य उदय है भाई साहब राजस्थान में, ऐसे तो आपको पता ही है सबसे पहले विश्व में सूर्य उदय कहां होता है, और आप सभी को बेर हो भाई जापान में। कहां पर है, जापान में। इसीलिए तो आपने देखा होगा जापान को सूर्य उदय का क्या कहा जाता है, देश कहा जाता है। चलो सबसे पहले राजस्थान में अगर सूर्य उदय की बात करें तो वो कहां पर होता है, और अस्त कहां पर होता है, अस्त कहां पर होता है। ये देखिएगा मानचित्र साहब, आपने देखा होगा सूर्य किधर उदय होता है भाई, पूर्व में उदय होता है। कहां पर उदय होता है, पूर्व में उदय होता है। उसको छोड़िएगा, हम अपने ज्योग्राफी के ज्ञान से अगर थोड़ा सा इसमें वापस आए तो आपने देखा होगा देशांतर से क्या लगाया जाता था बेटा, समय का पता लगाया जाता था ना। और समय का पता लगाया जाता था तो आपने ये देखा था कि ये जो समय है वो किन से निर्धारित होता है, देशांतरों से निर्धारित होता है। किन से निर्धारित होता है भाई, देशांतरों से निर्धारित होता है। और ये जो देशांतर है, यहां पर जो सूर्य है ये पूर्व, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इधर से अगर इन दो देशांतरों के मध्य, कितने देशांतरों के मध्य, दो देशा, एक से दूसरे देशांतर के मध्य प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। दो देशांतरों पर समय है वो कितना मिनट का लगता है, 4 मिनट का लगता है। दो देशांतरों का तात्पर्य यहां पर ऐसे समझो, इस देशांतर से इस देशांतर पर पहुंचने में सूर्य है भाई साहब 4 मिनट लेता है। क्लियर है ना इन चीजों को आपको। अब यहां से ऐसे करके आप, अब क्योंकि भाई राजस्थान चल रहा है तो पूरी क्लास तो इस पर जमा पूंजी खर्च नहीं कर सकता, तो मैं सीधा सीधा बता दिया 4 मिनट का समय लेता। अब आपके पास हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कुल देशांतर है वो कितने। अब सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, जो सूर्य है वो इधर से, क्योंकि इधर से ये ना आ रहा है तो इस क्षेत्र से होगा भाई, इस क्षेत्र से होगा ना।
और सबके बाद में किधर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा ना, क्योंकि थनबेरो है भाई आपनो जो राजस्थान है वो कितना था भाई, कितना था रे, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों में था। तो यहां पर जो आपका राजस्थान था, तो इधर से सूर्य आएगा तो पहले उधर आएगा ना, इधर तो नहीं आ सकता ना। तो यहां पर नहीं आ सकता, तो फिर देखो भाई यहां पर जो किला है वो कौन सा है भाई, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। मैं आपसे एक, क्योंकि देखो भाई मेरी क्वेश्चन पूछने की आदत है, लेकिन तुम्हारी आदत गंदी है, तुम कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर दे दो ना, तो मजा आ जाए। और हमारे और तुम्हारे बीच में है ना, हम दिल दे चुके सन, हम कब बनेंगे, जब आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेश्चन के आंसर है वो दोगे ना, तब कसम से मजा आएगा। क्लास में एक अलग ही चीजें होगी, फिर देखना नौकरी मैं लगाकर बताऊंगा आपको। बस आपको चीजें मैं बताऊं ऐसे करनी है। धौलपुर के बारे में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था आपको कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अगर मरुस्थल के कारण यानी कि बालू मिट्टी के कारण तापमान अधिक होता है, तो पूर्व राजस्थान में धौलपुर में भी तापमान अधिक पाया जाता है। अगर पूर्व राजस्थान की बात करें जिलों की, तो किसमें, धौलपुर में भी तापमान अधिक पाया जाता है। वो किन कारणों से पाया जाता है आप बता दीजिएगा। चलिएगा, तो सबसे पहले किन मेरा भाई, धौलपुर में। और सबके बाद बात कौन से में बेटा, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। ये लो भाई, तो सूर्य उदय तो कहां पर हो रहा है, एक मिनट भाई, सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर हो रहा है, धौलपुर में। मैं इधर का देख लिया भाई, धौलपुर में। और सबसे पहले अस्त भी कहां पर होकर है, धौलपुर में। कहां पर होगा भाई, धौलपुर में। अरे थनबेरी है, जो पहले आए था वो पहले जाएगा, ये भी पता है ना। तो जहां पहले उदय होगा वहीं पर पहले क्या होगा, अस्त होगा। तो यहां पर भाई उदय पहले हुआ है, तो यहीं पर क्या होगा, अस्त होगा। तो देखिएगा सबसे पहले धौलपुर में उदय हुआ है, तो सबसे पहले धौलपुर में क्या होगा, अस्त होगा। तो धौलपुर के बारे में बात करें तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, पहले क्या होगा, पहले उदय भी होगा और क्या होगा रे छोरों, अस्त भी होगा। आ गई होगी बात समझ में। अब यहां पर बात कर ले सबसे बाद, अब बता चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसलमेर में, तो जैसलमेर में सबके बाद होगा ना, जैसलमेर में। तो अस्त भी कहां पर होगा बेटा, जैसलमेर में ही। कहां पर होगा, जैसलमेर में ही अस्त होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। लीजिएगा, अब बात कर लेते हैं अपन समय अंतराल की, कि ये समय अंतराल, ये जो सूर्य है बेटा, अगर धौलपुर में उदय हो रहा है तो जैसलमेर में ये जो है वो पहुंचने में कितना समय लेता है। थनबेरो है, अभी हमने बात की है कि दो देशांतरों के मध्य पहुंचने में कितना मिनट है, 4 मिनट का समय लेता है। थाना अगर भाई देशांतरों को पता है तो आसानी से समय निकाल सको, निकाल कर दे के एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अन्यथा बाद में तो बता ही देंगे आपको। देखो भाई, दो देशांतरों के मध्य जो समय अंतराल है वो निकालते अपन कैसे। बाबू आपको पता था कि जो देशांतर है उनका राजस्थान का देशांतर का जो अंतर है वो कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। कितना था भाई, 8 डिग्री 47 मिनट। और 8 डिग्री 47 मिनट है तो इसे क्या से गुना कर सकते हैं भाई, 4 से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में सूर्य कितना समय लेता है, 4 मिनट का। तो गुना किससे करेंगे, 4 मिनट से। तो भाई देखो इसको और भी सरल बना सकते हो, इस गुना को कैसे बना सकते हैं,
8 डिग्री को 4 मिनट से गुना कर लीजिएगा तो कितने हो गए, 8 चौक 32। कितने, 8 चौक 32 मिनट। तो 32 मिनट तो बेटा सीधा सीधा हो गया। अब किसको कर लीजिएगा, मिनट को मिनट से कर लीजिएगा तो ये 47 गुना 4। अब देखना भाई, 7 चौक 28, ये लो और ये लो, 4 चौक 16 और 16 और 2 18। ये किस में आ गया बेटा, अगर मिनट देखो यहां डिग्री में मिनट से किया था तो मिनट में आया था, यहां पर मिनट से मिनट में तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहां पर जो कितनी सेकंड हो गई भाई, 188 सेकंड। कितनी हो गई, 188। और अगर आप बेटा इसमें मिनट का भाग दोगे, 60 का भाग दोगे तो आपको पता ही है कितने हो जाएगी रे, 3 मिनट और 8 सेकेंड। कितने मिनट है, 3 मिनट और 8 सेकेंड। अब बस करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है भाई छोरों, इसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि 32 और 3 मिनट, ये लो भाई कितने हो गए रे, 35 मिनट और कितने सेकंड, 08 सेकेंड। ये राजस्थान में धौलपुर से जैसलमेर के बीच में सूर्य जो है उसका अंतर है। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं आपको बेटा जी, तो धौलपुर में बेटा सूर्य अगर 7 AM पर क्या होता है, उदय होता है। क्या होता है, उदय होता है। तो जैसलमेर में ये कितने बजे होगा, तो याद रखना बेटा जैसलमेर में 7:35 और कितना रहा भाई, 08 सेकेंड। ये इतना ध्यान में रखना है। और इसे लगभग में कितना लिखते हैं बेटा, लगभग में लिखते हैं अपने 36 मिनट। तो भाई 36 इसलिए बता रहा हूं दादा, अधिकांश तो एग्जामों में 36 सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ऐसे एक्चुअली में फैक्ट के रूप में पूछे तो 35 मिनट 08 सेकंड और लगभग में पूछे तो बेटा कितना, 36 मिनट। आ गई होगी बात समझ में। तो अगर मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर देना तो मैं पूछ लेता हूं, जैसे आपको यह बता ही दिया है प्रक्रिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, अगर धौलपुर में सूर्य अस्त शाम के 6:15 पर होता है तो जैसलमेर में सूर्य अस्त कितने बजे होगा। देखो भाई, अब ये मत कह देना बेटा जी कि सर सूर्य उदय और अस्त तो एक ही साथ होता है, ये भी आप भी क्या बता रहे हो। तो उनको पूछो जो अक्सर जो लड़कियां हों, महिलाएं हों, वो करवा चौथ का व्रत करती है। अगर वो पीहर उनका धौलपुर है और अगर ससुराल उनका क्या है, जैसलमेर है, तो उनको पूछना, वो आसानी से बता पाएगी कि धौलपुर से अगर वो पीहर में बात कर रही है ना, तो पीहर वाले तो बोलेंगे बेटा जी यहाँ पर तो चंद्रमा उदय हो गया है, लेकिन जैसलमेर वाली बोलेगी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब आपको महसूस हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आप दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो देखो बेटा, समय का अंतराल कितना है, 35 मिनट
8 सेकेंड। यह समझ में आ गई? ये क्या है? मिनट है और ये क्या है? सेकेंड है। और अगर बात करें लगभग में कितना है? लगभग 36 मिनट। चलो, और जीएमटी से आगे कितना है? जीएमटी क्या है? जीएमटी आपको पता है ग्रीनविच मिनिट टाइम रेखा है, यह आपको पता है। और ये कौन सी आपको पता है भाई? अगर दो गोलार्धों में बांटा था, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो ये जो 0 डिग्री रेखा है यही क्या है? ग्रीनविच रेखा है। चलो, जीएमटी आपने देख लिया। इससे पहली चीज तो क्वेश्चन ये कि राजस्थान का जो समय है वो आगे है या पीछे है? तो आपको पता है जीएमटी से समय राजस्थान का क्या है बेटा? आगे है। पहला चीज तो यही ध्यान में रखिएगा। अब आगे कितना है? तो धनबेरो है भाई, कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। अब आप ये कहोगे सर ये तो भारत का है, तो भाई ते कहीं पाकिस्तान में बसो हो, ते भी तो भारत में बसो हो। और भारत को एक ही मानक समय है 82.5 एम। कौन सा है? 82.5 एम है, जो आपको पता है प्रयागराज के पास कह लीजिएगा या नैनी क्षेत्र से कह लीजिएगा गुजरता है। तो आपको ये पता है। तो कितना है राजस्थान से जीएमटी? से 5.5 घंटे आगे है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, इसके बारे में बात हो गई भाई अपनी। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, राजस्थान की अब हम बात करेंगे तो राजस्थान के जो है, इसका तात्पर्य इसमें मिस्टेक नहीं है, अपना ज्ञान में मिस्टेक गिरी है भाई। राजस्थान के अगर हम बात करें बेटा जी, तो उत्तर, दक्षिण व पश्चिम, पूर्व की सीमा पर स्थित जिले, यानी कि हम बात करें तो ये कौन से? यहां पर जो सीमा, अंतिम सीमा पर दक्षिण में और अंतिम सीमा पर उत्तर में, और इसी प्रकार से अंतिम सीमा पर पश्चिम में और अंतिम सीमा पर कहां पर बेटा? पूर्व में। देखो, दो का तो हमने अभी भी पता लगा ही लिया है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि भाई इधर तो कौन है? धौलपुर है। कौन है रे? धौलपुर है। और इधर कौन है? जैसलमेर है। जैसलमेर। और इधर कौन है? धौलपुर है। चलो भाई, अब इधर क्या है? आपको पता है गंगानगर है, श्री गंगानगर है। और इधर की भी बात हो चुकी थी बेटा, कौन सी है? बांसवाड़ा है। देखो, मैट्रिका पर विश्वास करा को ना, लेकिन फिर भी मजाक के तौर पर कह दिया जाता है कि इनको कैसे कहते हैं हमें? सल्लू भाई डीजे। कौन सा रहे? सल्लू भाई डीजे अपन कह देते हैं, यानी कि सल्लू का तात्पर्य श्री गंगानगर। सल्लू भाई क्या बजा रहा है? डीजे बजा रहा है। ऐसे याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। अन्यथा देखो, ये ट्रिक याद नहीं होती। ट्रिक से 2 क्वेश्चन याद कर लोगे, 10 क्वेश्चन याद कर लोगे। एग्जाम में अगर नौकरी लगना है तो भाई पूरा याद करना पड़ेगा। पूरा याद कभी भी छोड़ो, ट्रिकों से नहीं होता, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं इनका बेटा, तहसील कौन सी होगी, गांव कौन सा होगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इनको क्रमशः देख लेते हैं कि जो जिला है वो तो कौन सा है? उत्तर में श्री गंगानगर, गंगानगर। और भाई तहसील भी यही है, तो तहसील का इतना इसमें टंटा ही नहीं है। और बात करें अपन तो जो गांव है वो कौन सा रहा? कोना गांव। कौन सा भाई? कोना गांव। अब नीचे वाले की बात कर लें तो जो जिला है बेटा जी, वो कौन सा है? बार बार चिल्ला रहे थे, बांसवाड़ा है। और तहसील कौन सी है?
चोरों तहसील है, खुश रहो आप भी। ये लो कुशलगढ़। कौन सी रे चोरों? कुशलगढ़। और गांव की अगर बात करा भाई, तो ये जो गांव है वो कौन सा है? आपको पता है, बोरकुंड। बोरकुंड। ये लो भाई। तो देखो, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बोरकुंड, ये तो बात इधर की हो गई। अब बात अगर इधर की करें दोस्तों, तो यहां पर जो जिला है वो कौन सा आ रहा है? सॉरी भाई, सॉरी। चोरों गड़बड़ हो जाती है अभी तो। पूरा ही ज्ञान गलत पेल देता भाई। कौन सा आ रहा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर में तहसील कौन सी है भाई? अगर बात करें तहसील की, तो कौन सी है? राजा खेड़ा। राजा खेड़ा। और गांव की बात करें भाई छोरों, तो ये था को गांव कौन सा है? सिलावट। क्या है? सिलावट। ये हो गया भाई साहब क्या? आपको पता है, इधर धौलपुर, राजाखेड़ा और सिलावट। इधर की बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में जिला तो है बेटा कौन सा? जैसलमेर। और भाई तहसील कौन सी है? सम। और गांव कौन सा और है? कटरा। कौन सा है भाई? कटरा। और आपको पता ही है भाई, गांव कटरा है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना। उत्तर की बात करें तो श्री गंगानगर है। कौन है? श्री गंगानगर है। और तहसील भी वही है। और गांव कौन सा है भाई? कोणा। अब कोणा का तात्पर्य आपको याद रखना है भाई, मरुस्थल से, जैसलमेर से क्या बनाता है वो? 90 डिग्री का कोण बना। ये से अगर हम 20 से केंद्र से कर ले तो ऐसे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कौन सा कोण है? कोणा ही है ना। और अगर बात कर ले जैसलमेर की, तो देखो भाई सबसे कम बारिश आपको पता है कौन सी तहसील में होती है? कौन से क्षेत्र में होती है? सम क्षेत्र में। और बात करें कटरा, टेंशन लेने की जरूरत कौन भाई? पाकिस्तान के साथ रहोगे तो कटरा ही होगा ना, रोज ही कटेगा ना। तो कौन सा रहे पाकिस्तान के साथ में? कटरा। और कटेगा तो सिलेगा, कटेगा तो सिलेगा। सिलेगा कहां पर है? सामने ही सिलेगा ना। अरे कहां से सिलेगा? सामने सिलेगा। तो कट रहा है तो सिलेगा, और सिलेगा तो क्या होगा? राजा ही बनेगा भाई। तो ध्यान में रखना भाई, इधर कौन सा होगा? जैसलमेर और सम और कटरा। और सिला कहां पर? सामने। और सामने कौन है? राजा। और राजा का क्या है? धौलपुर। धौलपुर का राजा। अब बात कर लेते नीचे की, तो देखिएगा दोस्तों, दक्षिण में बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ है और बोरकुंड है। यह आपको पता ही है। तो ये इस प्रकार से इनके उत्तर में जिले हो गए हैं। ये तो उत्तर का हो गया भाई छोरों। ये कौन सा हो गया? दक्षिण का हो गया है। और ये पश्चिम का हो गया है। और ये कौन सा हो गया है? पूर्व का हो गया है। इतना तो थन बेरो ही है। तो देखो भाई, ये हो गए हैं। इन पर जो अंतिम बिंदु है, उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उन अंतिम बिंदु पर जो सीमा है वो कौन सा जिला स्थित है, कौन सा तहसील स्थित है और कौन सा गांव स्थित है, ये हमने देख लिया है। देखो आगे की बात हम देखो बेटा कल करेंगे। देखो अपनी सीधी सी बात यह है कि क्लास है ना भाई, जिसको नहीं देखना है वो आराम से दूसरी जगह देखिएगा। हमारी क्लास में वही देखे जो संयमित रखे, जिसको स्किप करने की जरूरत ना पड़े, ज्ञान को समझने की जरूरत। स्किप करते जाओगे, चैनल बदलते जाओगे, तो निश्चित तौर से आपको पता है कि जिंदगी में धक्के ही खाने पड़ेंगे। और स्किप ना करके, मैं ये नहीं कहता मेरा ही देखो, कहीं पर भी देखो, लेकिन स्किप वगैरह करने का सिस्टम खत्म करो बेटा, क्योंकि ज्ञान है वो शांति से बैठकर समझ कर लिया जाना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों। अब तो आपको पता है वैकेंसियों की भरमार हो गई है, तो तैयारी कीजिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, लगा दीजिएगा जी जान। और
इसको तो, इस वैकेंसी को तो फोड़ना है, इतना याद रखना भाई, विश्वास मत तोड़ देना। मिलता हूं फिर अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक दीजिए मुझे आपके दोस्त को इजाजत। धन्यवाद।